बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, ये है आपका चैप्टर का नाम। तो बताइए जरा मुझे, क्या होता क्या है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? सो कभी कभी क्या होता है कि जो कैश बुक और पासबुक के बीच में कभी कभी डिफरेंस अराइज हो जाता है। जैसे तो उसके उसको स्टेटमेंट को मतलब हमारी कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को रिकंसाइल मतलब सही करने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। देखिए, जैसे तो मतलब कभी कभी क्या होता है कि बैंक ने ब्याज डाल दिया, ब्याज क्रेडिट कर दिया हमारे हमारे अकाउंट में, उनको पता नहीं चलता, मतलब इंटरचार्ज कर दिया। और कभी कभी किसी कस्टमर ने हाँ पैसा डाल दिया हमारे बैंक में, हमको पता ही नहीं कि हम हमारे पास में पैसा डाल दिया है, तो हमको पता नहीं चलता। तो हाँ उसको रिकंसाइल करने के लिए ये बनाया जाता है। जी, चलिए देखिए, होता क्या है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब आपकी कंपनी है, मान लेते हैं एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है। ठीक है, एबीसी लिमिटेड क्या करती है? एबीसी लिमिटेड की बैंक की पासबुक होगी, और एबीसी लिमिटेड साथ ही क्या मेंटेन करती है? कैश बुक भी मेंटेन करती है ना। उसे बैलेंस को चेक करना है कि कितनी देर कितना कैश खर्च हुआ है पासबुक में। तो हम क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर या कभी भी एट द ड्यूरिंग द मंथ, हम क्या करते हैं, अपना जो कैश बुक और पासबुक है, इसके बैलेंस को क्या करते हैं, मैच करते हैं, टैली करते हैं ना, टैली करते हैं। अगर आपके बीच, इन दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई डिफरेंस आ रहा है, इनके बैलेंस में, पासबुक के बैलेंस में और कैश बुक के बैलेंस में कोई भी डिफरेंस आता है, तो उसके लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं? उसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस आता है उससे हम किससे मैच करवाते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है इसके लिए। ठीक है, ये आया समझ में? चलिए अब देखिए जरा, अब समझते हैं। और लिखिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में नोट डाउन करिए। When comparison is made, डेफिनेशन लिखिए। When comparison is made, when comparison is made between the bank balance, between the bank balance as shown in the firm's cash book, as shown in the firm's cash book, the two balances do not tally. The two balances do not tally. Hence, इसलिए, hence we have to first ascertain, first ascertain the cause of difference, the cause of difference thereof, and then reflect them in a statement. Reflect them in a statement called bank reconciliation statement। ठीक है,
ये क्या कहलाता है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपका कहलाता है। क्या करते हैं हम, जब भी हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं किसके बीच में, फर्म के बैंक बैलेंस के बीच में, जो कि किसमें शो होता है, कैश बुक में, और कैश बुक के कैश बैलेंस में। अब आपकी कैश बुक बन रही है ना, कैश बुक हमने देखी थी डबल मेथड, डबल कॉलम कैश बुक, इसमें कैश भी आता था, बैंक भी आता था। दोनों कॉलमों को हम मैच करते हैं, इसमें अगर कोई डिफरेंस आता है, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले असर्टेन करते हैं, वो जानते हैं कि जो डिफरेंस है उसका कारण क्या था, कॉज ऑफ डिफरेंस हम जान पाते हैं, ठीक है, उसका कारण क्या है। और फिर उसके बाद हम उसको कहाँ रिफ्लेक्ट करते हैं, उस स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसका नाम क्या होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है, चलिए अब जरा देखते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को। दो तरीके से आपके डिफरेंसेस आते हैं बैंक रिकंसिलिएशन में, जो पता चलता है आपको। ठीक है, क्या क्या, किन किन कारणों की वजह से आपके डिफरेंसेस आ सकते हैं। ठीक है, पहला लिखिए, बनाए इस तरह से, टाइमिंग differences on a recording of transaction, टाइमिंग डिफरेंस ऑन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, और दूसरा है आपका एरर्स मेड बाय, एरर्स मेड बाय द बिजनेस और बाय द बैंक। तो दो तरह की से आपकी डिफरेंसेस जो आते हैं बैंक रिकंसिलिएशन में पता चलता है। ठीक है, जो कंपनी के जो कैश बुक है और बैंक की पासबुक के जो बैलेंसेस में जो डिफरेंस आता है, वो किस कारणों से आता है, दो कारणों से आता है। एक तो टाइमिंग डिफरेंस की वजह से, ठीक है, और दूसरा आपका एरर, कोई क्या कर ले, या तो बिजनेस के द्वारा एरर कोई हो गया है, या बैंक के थ्रू कोई एरर हो गया है, उस कारणों से आपका डिफरेंस आता है। अब टाइमिंग डिफरेंस में हम देख लेते हैं, सबसे पहला डिफरेंस क्या आता है टाइमिंग डिफरेंस में। द वेरी फर्स्ट डिफरेंस इज चेक इशूड। ये इसको हम क्या करते हैं, सीधा इसको समझते हैं, कैसे, इसको ले जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंस में हेडिंग डालिए, बाय टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग के डिफरेंस के कारण से कौन कौन सी ऐसे गलतियां हो जाती हैं, तो सबसे पहला है इसमें, चेक इशूड, चेक इशूड बाय बैंक बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये सबसे पहला डिफरेंस है, टाइमिंग के डिफरेंस की वजह से आपकी जो जो पहले आपको जो गैप नजर आता है दोनों के, बैंक की पासबुक और कंपनी की कैश बुक में जो गैप नजर आता है, वो इसकी वजह से आता है। पहला है टाइमिंग डिफरेंस में, चेक इशूड बट टू द बैंक बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यानी हमने क्या किया है, एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ आपको। मिस्टर एक्स है और वाई, ठीक है। एक्स ने क्या किया, हमसे कोई सामान लिया होगा, एक्स परचेजर है गुड्स का, ठीक है, हम सप्लायर हैं गुड्स के, ठीक है। एक्स ने हमसे कोई सामान परचेज किया, उसके बदले में उसने क्या किया, ठीक है, हमने क्या कर दिया, यानी एक एग्जांपल से ये समझिए, चलिए रुकिए, ऐसा नहीं, लेट सपोज कि एक्स कोई सप्लायर है और वाई क्या है, एक्स इज सप्लायर ऑफ द गुड्स। हमने सब एक्स एक्स से कुछ सामान खरीदा है, ठीक है, वी आर वाई लिमिटेड, ठीक है, हमारी कंपनी का नाम है वाई लिमिटेड। वाई ने कुछ सामान खरीदा एक्स से, एक्स
अब क्या करेंगे, एक्स को हम उसके बदले क्या करते हैं, चेक इश्यू करते हैं, अपनी बुक में चेक इश्यू करते हैं। ठीक है, हमने उसको चेक दिया, उसके बदले में हमने सामान लिया। और लेकिन जो चेक हमने इशू किया है, वो बैंक में प्रेजेंट नहीं किया है। देखो, चेक इशू करने का मतलब है आपने क्या किया होगा, जर्नल एंट्री कर दी होगी अपनी जो कैश बुक है, कैश बुक के बैंक बैलेंस में आपने क्या कर दिया होगा, बैलेंस को क्या कर दिया होगा, घटा दिया होगा। माना आपने 10,000 का सामान खरीदा, तो आपने अपने बैलेंस को कितने से घटा दिया होगा, 10,000 रुपये कैश कम कर दिया होगा अपनी बुक से। लेकिन वहीं पे आपकी जो बैंक की पासबुक है, आपकी बैंक की पासबुक में हमने क्या नहीं किया है, इसको प्रेजेंट ही नहीं किया, बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया गया इस चेक को। तो आपके यहाँ से तो माइनस हो गया, आपके यहाँ से 10,000 डिक्रीज हो गया, लेकिन अब बैंक के एंड से कुछ हुआ, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आया। तो क्या आपका बैंक रिकंसिलिएशन मैच करेगा? अब ये हो सकता है टाइमिंग की वजह से हो सकता है, ये हो सकता है आज हमें चेक इशू हुआ है, लेकिन हमने आज की डेट पे बैलेंस, हम क्या बना रहे हो, बीआरएस बना रहे हो या आप कैश बुक बना रहे हैं, तो इस वजह से आपका क्या मैच नहीं करेगा, क्योंकि हो सकता है आप कल इसको प्रेजेंट करें बैंक में, ये भी कारण हो सकता है। तो इस वजह से टाइमिंग डिफरेंस आता है, और यही आपका गैप बनता है। देखिए, कैश बुक में 10,000 आ रहा है, बैलेंस घट रहा है, लेकिन पासबुक में माना आपका कोई चेंज नहीं है, तो इस वजह से क्या होगा, हम अपनी बुक्स में इसको रिकंसाइल करते हैं। ठीक है, तो इसको रिकंसाइल करने का क्या तरीका होता है, देखो, कैश बुक में बैलेंस घट गया, यहाँ पे कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, तो वापस से हम क्या करते हैं, अपनी जो बैंक रिकंसिलेशन बनाते हैं, अगर एज पर कैश बुक बना रहे हैं। ये समझ में आया पहले यहां तक? हम क्या करते हैं, जब आप क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, बीआरएस बनाएंगे, तो वापस से आप क्या करते हैं, इस बैलेंस को नलीफाई करने के लिए, इसके इम्पैक्ट को खत्म करने के लिए, आप वापस से आप क्या कर देंगे, बैलेंस को बढ़ा देंगे। ठीक है, ये होता है चेक इशूड बाय बैंक बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यानी चेक तो इश्यू हो गया है, हमने अपनी बुक में माइनस कर दिया, हमने इश्यू करने का मतलब है हमने क्या कर दिया, अपने यहाँ से बैलेंस घटा दिया है ना। सामान खरीदा होगा, उसके बदले में आपने चेक इश्यू किया होगा सप्लायर को, लेकिन आपने क्या नहीं किया, बैंक में उसको प्रेजेंट नहीं किया। बैंक में प्रेजेंट करने का मतलब कि बैंक की जो पासबुक से बैलेंस है वो आपका माइनस नहीं हुआ है, कैश बुक से माइनस हो गया 10,000 रुपये। तो उस केस में हम क्या करते हैं, वापस से अपना रिकनसाइल करने के लिए उसको क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, 10,000 रुपये को वापस से बढ़ा देंगे। ये होता है आपका पहला टाइमिंग डिफरेंस। इसमें तो लिखवाने की जरूरत होगी नहीं, आप, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उससे आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा लिखिए, चेक पेड इनटू बैंक, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। दूसरा टाइमिंग डिफरेंस की वजह से जो आपका गैप आता है, वो इसकी वजह से आता है, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। ठीक है, अब मान लेते हैं एक डेटर था। डेटर कौन होता है, जिसने आपके पैसे लौटाने हैं। ठीक है, डेटर ने आपके पैसे लौटाने थे, मान लेते हैं 5,000 रुपये। ठीक है, आपका नाम है राम, राम को पैसे लौटाए, उसके बदले में उसने क्या किया, चेक इश्यू किया होगा राम ने, श्याम, डेटर ने राम को। तो चेक तो हमने क्या कर दिया, अब देखो आपके पास चेक जैसे रिसीव हुआ, आपने अपनी कैश बुक में क्या कर दिया होगा, कैश बुक में बैलेंस को क्या कर दिया होगा, 10,000 से 5,000 रुपये से बढ़ा दिया होगा, है ना। लेकिन बट नॉट येट कलेक्टेड, आपने चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड, आपने क्या कर दिया है, मैंने चेक इज इशूड बाय द फर्म टू सप्लायर और क्रेडिटर, लेकिन हमने इसको बैंक में क्या नहीं किया है, बैंक में प्रेजेंट नहीं किया है। तो ये क्या होगा यहाँ पे, पासबुक में इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, पासबुक में कोई चेंज नहीं किया आपने, केवल कैश बुक में अपना बैलेंस बढ़ाया है। तो उस वजह से क्या करेंगे आप, जब आप इसका रिकंसाइल करेंगे, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे, तो जो बैलेंस आपने बढ़ाया था उसको हम क्या करेंगे, वापस से डिक्रीज कर देते हैं, 5,000 रुपये से डिक्रीज कर देंगे, ताकि इसके इम्पैक्ट को क्या करते हैं, हम खत्म कर सकें। ठीक है,
यहां तक आया ये समझ में? एक एग्जाम्पल से समझेंगे, सीधा एग्जाम्पल मैं आपको पहले ये नोट करवा देता हूँ, उसके बाद जब आप एग्जाम्पल करवाऊंगा ना, उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तीसरा है डायरेक्ट डेबिट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। डायरेक्ट डेबिट बाय मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आपने क्या किया, बैंक ने आपके पैसे डायरेक्टली डेबिट कर दिए। डायरेक्टली डेबिट करने का मतलब है, आपका एक अकाउंट है, राम है आपका नाम, राम का अकाउंट कहाँ पे, स्टेट बैंक में, एसबीआई में है। अब राम ने एसबीआई को इंस्ट्रक्शंस दे रखी कि मेरी जितनी भी पेमेंट्स होती हैं, आप क्या मेरे को बिना बताए आप क्या कर सकते हो, उसको डेबिट कर सकते हो। ऑटो डेबिट का फंक्शन मैंने यहाँ पे ऑन कर रखा है। तो मेरे जैसे पैसे कटते हैं, माना किसी को डायरेक्टली बैंक ने 5,000 रुपए की पेमेंट कर दी है, देखो, लेकिन बैंक में पासबुक में मेरा क्या हो गया, बैंक की पासबुक में मेरा बैलेंस डिक्रीज हो गया 5,000 रुपए से, क्योंकि मैं बैंक ने डायरेक्टली पे कर दिया है ना। तो बैंक ने तो पासबुक में पैसा घटा दिया, लेकिन कैश बुक में क्या मेरा कोई इम्पैक्ट पड़ा इसमें? मुझे उसकी नॉलेज ही नहीं है उस ट्रांजेक्शन की, तो मैंने कैश बुक में कोई एंट्री नहीं की। तो जब मैं रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाता हूँ एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो मैं क्या करूंगा, मैं भी अपनी कैश बुक में 5,000 रुपीज से बैलेंस को डिक्रीज कर दूंगा, ताकि मेरा क्या हो, दोनों का इम्पैक्ट मैच कर जाए। ठीक है, ये आया पॉइंट समझ में? इसी तरह से नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, पॉइंट नंबर 4। लिखिए तब तक, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द इन द बैंक अकाउंट। पॉइंट नंबर 4 क्या, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट, यानी क्या किया आपने, चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, बैंक अकाउंट। अब माना एक कस्टमर है, ए, ए आपका कस्टमर है, या ये मान लेते हैं एक डेटर है, ठीक है। उसने आपको कितने पैसे देने थे, ए ने आपका 10,000 रुपये चुकाने थे पैसे, ठीक है, 10,000 रुपये उसने वापस लौटाने थे आपको। उसने क्या किया, आपको, आपका नाम है राम, आपको राम, राम को पैसे ना लौटाकर उसने क्या किया, राम का एक खाता है किसमें, स्टेट बैंक में, एसबीआई में खाता है, उसने डायरेक्टली पैसे वहां डिपॉजिट करा दिए, जमा करा दिए। यानी स्टेट बैंक में जब पैसे जमा करा दिए हैं आपके बैंक में, तो आपके बैलेंस में बैलेंस बढ़ गया होगा, कितने अमाउंट से, 10,000 रुपये से आपका बैलेंस इंक्रीज हो गया होगा। लेकिन राम को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो राम क्या करता है, राम के बैलेंस बुक में कोई इंपैक्ट नहीं हुआ है, कैश बुक में कोई इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उसकी ट्रांजेक्शन, ये आपका पैसा लौटा दिया उसने ना, उसको कोई सूचना नहीं मिली है। तो वो जब रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनता है, तो उस समय वो क्या करेगा, वो भी अपने बैलेंस को 10,000 रुपीज से बढ़ा देगा। देखो जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं अभी जस्ट इसके एग्जांपल हम करेंगे, उसके बाद आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है
इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। अब देखिए, अब मान लेते हैं बैंक ने, आपने कोई कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं, ठीक है, डिविडेंड से चलते हैं। टाटा मोटर्स का नाम सुना आपने, टाटा मोटर्स एक कंपनी है, ठीक है। आपने उस कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं, माना उस कंपनी ने क्या किया, डिविडेंड कर दिया है डिक्लेयर, ठीक है, 1 तारीख को उसने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, माना 1 जनवरी को। लेकिन उसका पैसा कहाँ आपका आ जाएगा, माना उसको आपका डिविडेंड मिला है 6,000 रुपए का, तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ जाएगा, वो सीधा आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा ना पैसा। लेकिन आपको, राम को उसके बारे में कोई सूचना पता नहीं है, तो राम क्या करेगा, उसकी बुक्स में कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो जब हम क्या करेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बढ़ाएंगे, तो उस समय क्या इंपैक्ट होगा, हम भी क्या कर देंगे, 6,000 रुपए से अपनी कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज कर देंगे, है ना। 6,000 से हम भी क्या करते हैं, अपने कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज करते हैं। क्वेश्चन करवाऊंगा, ये बताइए यहां तक किसी को डाउट है, अभी जहां तक पढ़ाया है। नहीं हुआ आई होप। चलिए देखिए नेक्स्ट, सिक्स वो देखिए, डायरेक्ट पेमेंट, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। अब देखो, इसी तरह का सिमिलर पॉइंट हमने पॉइंट नंबर 4 देखा था, डायरेक्ट डेबिटेड बाय द बैंक, वो भी इसी तरह से है, ठीक है। जो हमने देखा था ना पॉइंट नंबर 4 की, डायरेक्ट डेबिट मेड बाय द बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर, तो वो इसी तरीके से आपका सेम यही है। मैं इसमें समझा देता हूँ बस, इसमें क्या होता है। मान लेते हैं आपका खाता है स्टेट बैंक में, ठीक है, स्टेट बैंक में आपका खाता है। आपने क्या कर रखा, बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस दे रखी है कि आप मेरे बिहाफ पे, यानी मेरा खाता है ए लिमिटेड, एक कंपनी है, मैंने क्या इंस्ट्रक्शन दे रखी बैंक को कि जितने भी मेरे क्रेडिटर्स होंगे या मेरे बिल्स की पेमेंट होगी, माना मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑटो पेमेंट उसकी कर सकते हैं, या किसी कस्टमर की पेमेंट आप क्या कर सकते हैं, देखो मेरी बिहाफ पे आप क्या कर सकते हो, लेट्स एन एग्जांपल, मेरा रेंट है बिल्डिंग का, वो आप पे कर सकते हो, है ना। तो मान लेते हैं अगर मैंने इस साल का रेंट उसने पे कर दिया, माना 50,000 रुपये, तो रेंट पे किया तो नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा, 50,000 रुपये से बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन मुझे उसके बारे में पता नहीं कि कितनी तारीख को उसने किया है ना, मेरे को अभी नॉलेज नहीं है। मेरे को कब पता चलेगा, जब मैं अपनी पासबुक पे एंट्री कराता हूँ, मुझे तब पता चलता है कि हाँ यार वहां पे क्या है, कि मेरे को यह इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है, कोई रिसिप्ट आती है। तो उस दिन मैं अपनी बुक्स में, आज की डेट में तो मेरे पास कोई नहीं, मैंने अपना बैलेंस कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, तो मैं क्या करता हूँ, जब रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाता हूँ, तो मैं भी क्या कर दूंगा, बैलेंस को कितने से घटा दूंगा, 50,000 रुपये से डिक्रीज कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, चेक डिपॉजिटेड, नेक्स्ट है चेक डिपॉजिटेड और बिल डिस्काउंटेड, चेक डिपॉजिटेड कॉमा बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड, ठीक है। चेक डिपॉजिटेड स्लैश बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड,
अब हो सकता है, एक एग्जांपल मैं लेता हूं। राम हमारा क्या एक डेटर है, ठीक है, राम एक डेटर है। राम ने ए लिमिटेड को पेमेंट करनी थी, उसके पैसे पे करने थे, माना कितने की, 10,000 रुपये उसने पे करने थे। इसने कुछ उससे गुड्स खरीदा था या उधार लिया था, उसने पेमेंट करनी थी। उसके लिए राम ने क्या एक चेक इशू कर दिया है एक लिमिटेड के नाम पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया होगा, देखो ए लिमिटेड को जैसे चेक इशू किया, मैंने तो अपनी बुक में क्या कर दिया होगा, 10,000 रुपये से बैलेंस बढ़ा दिया होगा। देखिए ध्यान से देखिए, 10,000 से बैलेंस बढ़ा दिया, लेकिन जब मैं वो चेक किस में ले गया, अपने बैंक में ले गया मैं, कि लो जी ये बैंक में इसको वो करना, तो बैंक ने क्या बोला, ये तो डिसऑनर्ड है, इसमें तो पैसे ही नहीं है उस खाते में। तो उन्होंने क्या कर दिया, चेक को डिसऑनर्ड कर दिया है इन्हें। ठीक है, डिसऑनर्ड कर दिया तो क्या करूंगा मैं, बैंक में मेरा बैलेंस बढ़ा होगा, बैंक ने तो रिजेक्ट कर दिया, नहीं जी बैलेंस कहाँ से बढ़ेगा, तो आपका तो डिसऑनर्ड हो चुका है। तो बैंक में मेरे पासबुक में कोई इंपैक्ट नहीं हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, 10,000 से जो मैंने बैलेंस बढ़ाया था उसको मैं क्या करूंगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में उसी 10,000 रुपए को तो वापस मैं घटा दूंगा। ये तो है एरर्स जो कि टाइम की डिफरेंस की वजह से होते हैं, ठीक है। टाइम डिफरेंस की वजह से ये आपके एरर्स हमने देखे, इन्हें नोट कर लिया आपने। यहाँ पे किसी को डाउट है तो पूछिए, आगे हम एग्जांपल्स में भी समझेंगे क्लियरली। यहाँ तक क्लियर हुआ? हेलो? हेलो? यस आवाज सर, तो आ रही है ना? बोलिए। आवाज, जी सर, आ जी रही है। जी। हम्म। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो था टाइम डिफरेंस की वजह से आपके जो एरर्स होते हैं। अब नेक्स्ट एरर से हम आ रहे हैं। नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग डालिए, डिफरेंसेस। नेक्स्ट डिफरेंसेस किसकी वजह से आते हैं, डिफरेंसेस कॉज्ड बाय एरर्स। हेडिंग डालिए, डिफरेंसेस कॉज्ड बाय, डिफरेंसेस कॉज्ड बाय एरर्स। अब कुछ गलतियों की वजह से भी आपका क्या, पासबुक का बैलेंस और आपकी कैशबुक का बैलेंस मैच नहीं करते। तो ऐसे कौन कौन से एरर्स है, मैं उनको नोट डाउन कर लेता हूँ, फिर हम सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे, पहले इसको समझा के। देखो, एरर्स कमिटेड, नोट नोट डाउन कर लीजिए, ये पूछ लेता कि कौन सा डिफरेंस टाइम एरर, कौन सा डिफरेंस टाइम, कौन सा एरर टाइम डिफरेंस की वजह से हुआ है और कौन सा आपके एरर्स की वजह से हुआ है। तो एरर्स कमिटेड, errors committed in recording, errors committed in recording transaction by the firm, errors committed in recording transaction by the firm। अब देखो, आपकी गलती कैसे हो गई है, आपने कुछ ऐसा एरर कर दिया है, जब आपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया उसी समय कोई गलती हो गई। ठीक है, फर्म ने जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी थी, रिकॉर्डिंग के टाइम में ही अपनी जनरल में रिकॉर्ड कर रही होगी, उसी समय गलती होगी। तो उस वजह से भी आपका मैच नहीं कर सकता, डिफरेंस टाइम गैप आपका, इसलिए गैप आ सकता है दोनों के बैलेंसेस में, है ना। दूसरा लिखिए, एरर्स कमिटेड, errors committed in recording, errors committed in recording transactions by the, transactions by the bank, errors committed in recording transaction by the bank। अब हो सकता है, देखो ये तो हमारी गलती की वजह से, अब बैंक भी तो गलती कर सकता है। जो मेरा बैंक है जिसमें मेरा खाता है, पासबुक है, उसके एंड से भी तो गलतियां हो सकती है, बैंक में भी तो क्लरिकल एरर हो सकती है, उसकी वजह से भी आपका क्या हो सकता है, गैप आ सकता है ना। बैंक की ट्रांजेक्शन जब बैंक ने रिकॉर्ड किया हो उस समय उससे कुछ गलती होगी बैंक से, हर बार हमें से थोड़ी ना होगी गलती, बैंक से भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से आपका क्या होता है, ये दो एरर्स की वजह से, ठीक है, यही है इसमें मेन। इनके एरर्स की वजह से हमारा क्या था, जो आपका
आपका जो ट्रायल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम बनाते, इसलिए आपका डिफरेंस आता है कैश बुक और पासबुक में, ठीक है। तो आइए जरा फटाफट से हम देख लेते हैं। एक सेकेंड है, इसको नोट करिए तब तक। चलिए अब जरा फॉर्मेट बनाते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन का फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। लिखिए, फॉर्मेट ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखिए, ये भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या, आपकी स्टेटमेंट है, ठीक है। अकाउंट्स नहीं है, खाते नहीं है, तो ये आपकी फाइनल अकाउंट्स का पार्ट भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है ये। तो ये है आपका बैलेंस। इसमें डालिए हेडिंग। इसका फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, अमाउंट, अमाउंट आपका पॉजिटिव हो सकता है, अमाउंट आपका नेगेटिव हो सकता है। ठीक है। अगर आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, देखिए, बैलेंस आपको एज पर, बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, ठीक है। हो सकता है आपको ये बैलेंस कैश बुक का ऑलरेडी गिवन है, तो ये बैलेंस कहाँ आता है, बैलेंस एज पर कैश बुक अगर गिवन है तो ये आपका कैसा बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है। डेबिट बैलेंस अगर गिवन है, बैलेंस एज पर अगर कैसा बैलेंस है, ध्यान रखिए, अगर बैलेंस कैसा है, डेबिट बैलेंस है। कैश बुक हमने बनाया ना, कैश बुक में होता क्या था, ये लिखिए, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये आता है आपका पॉजिटिव साइड में। इसको यहां रिकॉर्ड करेंगे। अब ध्यान से देखिए, अब हम सारे जो जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए थे ना, सबको मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करता चलूंगा। इसको कहाँ कहाँ पे दिखाते हैं ये जरा देखिए। पहला है चेक इशूड, यही था हमारा, चेक इशूड बट नॉट, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये हमारा पहला टाइमिंग डिफरेंस की वजह से जो आ रहा था, ये हमारे, ये पहली आपका टाइमिंग गैप फैक्टर है। पहला फैक्टर ये है, चेक इशूड बाय द बैंक। तो देखिए, अब हम इस ट्रांजेक्शन को एक बार समझते हैं, ठीक है। ये मैं वीडियोस म्यूट कर दीजिए अपनी, जिनकी वीडियो खुली है। रीना जी आपकी खुली है आई थिंक, वीडियो म्यूट कर दीजिए जिसका खुला हुआ है। आपका खुला हुआ है दीदी। देखिए, पहली पेमेंट हमने क्या बताया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट।
मैंने क्या बताया था इसको हम क्या करते हैं, आपने चेक इश्यू कर दिया, देखो एक आपकी बन रही कैश बुक में, पासबुक का बनता है, कैश बुक में बैंक बैंक कॉलम बनता है आपका, और दूसरा आपकी पासबुक बनती है, ठीक है। बैंक पासबुक आपकी बैंक की पासबुक होगी, और आपकी कैश बुक में बैंक बैलेंस हम देखते हैं। अब माना आपने क्या किया, चेक इशू किया है, कितने का मान लेते हैं, लेट्स से 5,000 का चेक इशू किया, तो आपने अपनी बुक में क्या किया होगा, बैलेंस को घटाया होगा 5,000 रुपये से। चेक इशू करने का मतलब आपने अपने खाते से पैसे डेबिट किए हैं, यानी आपका जो बैलेंस है 5,000 रुपये से आपने उसको डिक्रीज किया होगा, है ना। लेकिन जब आपने उसको डिक्रीज किया है, चेक को इश्यू किया, लेकिन बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया अभी तक, बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, तो बैंक में क्या कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, है ना। बैंक में हमारा कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि बैंक में तो हम ले ही नहीं गए चेक को। चेक तो अपनी बुक में आपने बैलेंस कम कर दिया है, लेकिन पासबुक में कोई डिफरेंस नहीं आया है, कोई आपने ट्रांजेक्शन हुई नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब हम क्या करते हैं एट द डेट ऑफ BRS, बैंक रिकंसिलेशन बना रहे माना, तो इस डेट पे क्या होना चाहिए बताइए, आप लोग भी बताइए मुझे, अभी बता चुका हूं मैं। तो क्या करेंगे हम, अपनी कैश बुक, अगर बैलेंस एज पर कैश बुक बना रहे हैं, अभी देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, बैलेंस एज पर कैश बुक बना रहा हूँ, तो हम कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, बैलेंस को बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा, कहाँ पे बढ़ेगा। पासबुक में बढ़ेगा। हेलो। सर एक बार दोबारा बोलना, क्या हुआ है, क्या हुआ है? माना एक आपने बार चेक दोबारा इश्यू बता। किया है 5,000 का, हाँ जी। हाँ ठीक जी। है। चेक इश्यूड ऑफ हम्म। ₹5,000, बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट। आपने 5,000 का चेक तो इश्यू कर दिया, लेकिन उसके बैंक में आपने वो चेक प्रेजेंट ही नहीं किया, तो 5,000 का जब चेक आपने इश्यू किया, तो 5,000 रुपए का जो बैलेंस है आपने उसको क्या कर दिया, घटा दिया। अपनी बुक में तो वो कम कर दिया, अपनी चेक बुक कैश बुक में से कम लेस कर कर दिया। दिया। क्या होगा फिर, हाँ। तो बढ़ा लेस देगा। कर ऐड दिया। होगा। कैश बुक में बढ़ा तो देगा। इशू ऐड किया होगा, है ना ठीक है। चेक। ऐड पांच होगा। ऐड हजार होगा। रुपए से बैलेंस हमने घटाया था, पासबुक में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, इसके इम्पैक्ट को खत्म करने के लिए मैं 5,000 रुपए से अपने बैलेंस को इंक्रीज कर दूंगा या ऐड कर दूंगा, है ना। अच्छा, इक्वल करने के लिए, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो मैं अपनी हम्म। देखो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, किस साइड आ जाएगा, पॉजिटिव साइड में आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक किसी को समस्या है। चलिए, नो सर। दूसरी ट्रांजेक्शन क्या थी आपकी, दूसरा गैप जो है, कौन सा फैक्टर आता है, टाइम। चेक पेड इनटू बैंक। देखिए, चेक पेड इनटू बैंक, check paid into bank but not yet collected, but not yet collected, check paid into bank but not yet collected। आपने क्या किया है, इसका एग्जांपल मैं लेता हूं, ध्यान से देखिए, ये वाली कंडीशन आगे समझ में है? यस सर। देखिए, मान लेते हैं चेक पेड बाय अ कस्टमर, या डेटर लिख लेता हूं, चलो चेक पेड बाय अ डेटर ऑफ ₹8,000 but not yet collected। तो इसका कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट होगा, एक तो होगा देखो कैश बुक में जाएगा, हम दोनों को बनाते हैं, कैश बुक को देखना है और पासबुक को देखना है। देखो किसी डेटर ने आपको एक चेक दिया है 8,000 रुपए का, तो आप क्या करेंगे, कैश बुक में अपना बैलेंस को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। बढ़ाएंगे। ऐड करेंगे। डेबिट साइड में आ जाएगा, आपका बैलेंस ऐड हो जाएगा, है ना, कितने से, 8,000 रुपए 8,000। से आपका बैलेंस बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन हम उस चेक को बैंक में ले ही नहीं गए हैं, उसको पेमेंट के लिए हमने दिया ही नहीं, अभी प्रेजेंट ही नहीं किया बैंक में, ठीक है, कलेक्शन के लिए अभी कलेक्शन ही नहीं हुआ है उस चेक का, तो क्या होगा, पासबुक में कोई इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ पे, कोई इम्पैक्ट नहीं नहीं। पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैंक में ले ही नहीं गए हैं, पासबुक में कोई इम्पैक्ट नहीं, कैश बुक में आपने 8,000 से बैलेंस बढ़ाया, पासबुक में कोई चेंज नहीं। अब मुझे क्या करना, दोनों का बैलेंस टैली करना ना, ऐसा तो नहीं आ सकता इनका बैलेंस में डिफरेंस आ रहा, देखो
यहाँ 8,000 आ रहा है, यहाँ पे आपका 8,000 से बैलेंस बढ़ गया, यहाँ पे नहीं है। तो मुझे इसके बैलेंस को टैली करने के लिए मैं क्या करूंगा, वापिस से जो मैंने कैश बुक में अपना बैलेंस इंक्रीज किया था, जब मैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाता हूँ, मैं इसके बैलेंस को क्या कर दूंगा, 8,000 रुपये से घटा दूंगा, है ना, माइनस कर दूंगा। 8,000 रुपये से घटाने का मतलब माइनस कर दूंगा कैश बुक से। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, किस साइड लिखूंगा इसको, नेगेटिव अमाउंट की साइड। देखिए मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ आपको, अगर जिसको नहीं आ रहा तो पूछ लीजिए, इसको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार बेझिझक पूछ लीजिए, ठीक है। चौथी ट्रांजेक्शन देखिए, डायरेक्ट डेबिट, डायरेक्ट डेबिट मेड बाय बैंक on behalf of customer, direct debit made by bank on behalf of, डायरेक्ट डेबिट मेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, ठीक है। इसमें समझिए, अब माना एक कस्टमर है, बैंक ने क्या कर दिया है, डायरेक्टली बैंक में उसका बैलेंस को डेबिट कर दिया है। मेरा एक राम है, मैं हूं मेरा नाम है ए लिमिटेड, ए लिमिटेड मेरी कंपनी है। मेरा खाता मैंने क्या बताया था, स्टेट बैंक में मेरा खाता है, एसबीआई में। अब बैंक ने यहाँ पे क्या किया, मैंने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी थी कि मेरे बिहाफ पे आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बैंक ने, राम क्या था, मान लेते हैं एक मेरा क्रेडिटर है, मैंने पैसे चुकाने थे राम के, तो बैंक ने क्या किया, डायरेक्टली मेरे से पूछे बिना, मैंने क्योंकि मैंने इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देखी थी, तो बैंक ने क्या किया, सीधा राम के मेरे खाते में पड़े थे माना 1,00,000 रुपए, उसमें से 10,000 रुपए माइनस कर दिए, 10,000 रुपए मेरे बैलेंस डिक्रीज हो गया, और किसको पे कर दिया, राम को पेमेंट कर दिए बैंक ने, ठीक है, विदाउट माई नॉलेज। यही कह रहा हूं मैं, डायरेक्टली डेबिटेड मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, मुझे उसकी नॉलेज नहीं है। तो देखिए इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये मेरी कैश लेस बुक है, होगा, कैश बुक से लेस होगा। ध्यान से देखिए एक बार, एक बार पासबुक में क्या हुआ, पासबुक में तो मैंने माइनस कर दिया ना, देखो बैंक से तो मेरा घट गया पैसा, कितने से, 10,000 रुपए से मैंने डायरेक्टली पेमेंट कर दी, तो वहां से बैंक में मेरा बैलेंस था वो तो 10,000 रुपए घट गया, 10,000 रुपए से। लेकिन कैश बुक में मुझे कुछ मालूम नहीं है, मुझे कोई आइडिया नहीं, कैश बुक में मेरा बैलेंस कुछ नहीं है, नील रहेगा। तो क्या इम्पैक्ट होगा अल्टीमेटली। अच्छा ये बताइए कि क्या आप पासबुक में कोई चेंज कर सकते हैं, पासबुक में कभी भी ध्यान रखिए, पासबुक में आप बैलेंस को यहाँ नहीं घटा सकते, जो चेंजेस करने हैं यू विल चेंज इन कैश बुक, कैश बुक में ही आप चेंजेस कर सकते हैं। तो कैश बुक में क्या करेंगे हम, जो दस वो हजार उसको रुपए भी से कम कर बैलेंस, देंगे, मैं भी क्या करूंगा, कम कर देंगे, लेस कर घटाऊंगा या देंगे। बढ़ाऊंगा, सर कम कर देंगे ना। कम कर देंगे। उसके इम्पैक्ट को इक्वल हम्म। करने के लिए देखो, वहां से भी 10,000 कम हुआ तो अपने खाते से भी 10,000 रुपये कम कर दूंगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इस साइड, नेगेटिव साइड में। समझ में आ रहा है ना, ये बताइए। नेक्स्ट है अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट। अब हो सकता है कोई इतना ईमानदार कस्टमर था यहीं पे देखो, इसी एग्जांपल में मैं लेता हूँ, यहाँ पे क्या हुआ, राम अब मेरा क्रेडिटर ना हो गया, राम मेरा डेटर है, ठीक है। राम ने मेरा उधार चुकाना था, राम ने 10,000 रुपये क्या किया है, हमने राम को पिछली बार तो देखो उसने पे किया था, अब इस बार राम ने 10,000 रुपये का चेक हमें इशू किया या पेमेंट हमें डायरेक्टली कर दी है, तो मेरा पासबुक में बैलेंस बढ़ जाएगा 10,000 रुपये से, है ना।
10,000 से मेरा बैलेंस बढ़ गया पासबुक का, डायरेक्टली क्रेडिट मेरा डेटर था, इसने पेमेंट कर दी है मेरे बैंक अकाउंट में, मुझे नॉलेज नहीं है उसकी। तो मेरा 10,000 रुपये से बैलेंस बढ़ गया है, तो कैश बुक में क्या करूंगा मैं, कैश बुक में क्या इम्पैक्ट होगा, इसके बैलेंस को इक्वल करने के लिए देखो यहाँ पे भी मैं 10,000 से बैलेंस बढ़ा देता हूँ, यानी इंक्रीज कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा, पॉजिटिव साइड में आ जाएगा। ठीक है जी। यहाँ तक नोट हो गया, इसे नोट करिए। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, ठीक है। अब कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव किया बैंक ने, लेकिन मुझे नॉलेज नहीं है यहाँ पे, है ना। क्या लिखा है यहाँ पे, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। मान लेते हैं मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, मैंने टाटा मोटर्स के शेयर्स ले रखे थे। टाटा मोटर्स ने क्या पे किया, एक तरह का डिविडेंड पे किया है, कितने का, मान लेते हैं 5,000 रुपए का डिविडेंड पे किया है। किसको, मेरा बैंक है किसमें, स्टेट बैंक में, वहां पे पेमेंट कर दी उसने, मेरा खाता है स्टेट बैंक में, लेकिन राम को उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो क्या होगा इम्पैक्ट, कैश बुक में क्या हमें कुछ पता है, हमें कुछ पता नहीं था, लेकिन पासबुक में क्या होगा, पासबुक में आपका बैलेंस कितने से बढ़ जाएगा, 5,000 से बढ़ गया, आपको इंटरेस्ट मिला है ना, इनकम रिसीव हुई ना, 5,000 रुपए से आपका बैलेंस इंक्रीज हो गया है ना। तो यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, कैश बुक में आपको पता नहीं था। तो मैं क्या करूंगा फिर, जब बीआरएस, जिस दिन हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बढ़ाएंगे, क्या करेंगे उस दिन, क्या करेंगे, यहाँ पे भी बैलेंस को मैं 5,000 रुपए से बढ़ा दूंगा ना, जैसे यहाँ पे ट्रीटमेंट किया देखो, मेरे को दोनों का बैलेंस को क्या करना है, इक्वल लेवल पे लाना है। अल्टीमेटली जो पासबुक में होगा मुझे उसी तरह से करना है। 5,000 रुपए से मैं यहाँ पे भी बैलेंस को बढ़ा देता हूँ, कैश बुक में भी 5,000 रुपए से बैलेंस मेरा इंक्रीज हो जाएगा, यानी बैलेंस ऐड हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे कहाँ शो करूंगा इसको, पॉजिटिव साइड में नोट डाउन कर लूंगा। ये आया समझ में, ये बताइए, आई होप आ रहा होगा या नहीं आ रहा है। और सर ठीक आ रहा है। नेक्स्ट लिखिए, चेक डिपॉजिटेड। देखो मैं वो वाला नहीं लिखवा रहा हूँ, वो क्योंकि सेम ही है उसमें, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, ये उसी तरीके से जैसे डायरेक्ट डेबिट वाला है, तो उसमें सेम ही है, ठीक है। चेक डिपॉजिटेड लास्ट लिखा रहा हूँ, चेक डिपॉजिटेड बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। चलिए इसको देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे हम, आपने मान लेते हैं जो चेक आपने डिपॉजिट करा था किसी कस्टमर ने, उसकी वैल्यू थी 10,000 रुपये, ठीक है। बैंक में एक कस्टमर है जिसका नाम है ए, ए ने एक चेक इश्यू किया था, ठीक है। कहाँ पे किया था, देखो किसको किया था, चेक इश्यू हमें किया था, बैंक में नहीं किया था ना। मेरा नाम है राम, तो राम को एक चेक इश्यू किया कितने का, 10,000 रुपए का। तो राम क्या बनाएगा, कैश बुक बनाता है, कैश बुक में क्या करेंगे, और इसी का बैंक अकाउंट है, बैंक में क्या होगा, बैंक की क्या बनती है, पासबुक। कैश बुक में क्या हो गया था, जब 10,000 की पेमेंट मुझे रिसीव हुई, जिस दिन सॉरी चेक मुझे मिला, ठीक है, चेक
बता इसमें क्या होगा। माना 10,000 रुपए का मुझे चेक, इसमें लिखा है चेक डिपॉजिटेड, और देखो डिपॉजिटेड बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। देखो मैंने क्या किया होगा, ध्यान से देखिए इधर है। 10,000 की पेमेंट जैसे मुझे प्राप्त हुई, तो मैंने एक तो 10,000 रुपए से अपना बैलेंस क्या कर दिया, यहाँ पे बढ़ा दिया था कैश बुक में। कैश बुक में बढ़ गया हो ना, मुझे पैसे प्राप्त हो रहे हैं। चेक जैसे डिपॉजिट कराया कस्टमर ने, मेरा डेटर था या कस्टमर था, इसने पैसे डिपॉजिट कराए, मैंने 10,000 रुपए कैश बुक में लिख लिया, उसको अपना 10,000 रुपये रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन जैसे ही बैंक के पास मैं लेके गया, वहां मुझे क्या आइडिया पता चला कि जो 10,000 रुपये मेरे ऐड होने थे, वो क्या हो गया, बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, चेक डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड का मतलब उसके खाते में पैसे नहीं थे इसके, इसने फर्जी चेक लगाया होगा, या हो सकता है किसी गलती के कारणवश वो चेक डिसऑनर्ड हो गया, बैंक ने कैंसिल आउट कर दिया। तो बैंक ने कोई बैलेंस बढ़ाया था, नहीं, यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम्म। अब मुझे इसको रेक्टिफाई करना है इसको, या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जब मैं बनाता हूँ तो उस समय मैं क्या करूंगा, जो दस लेस हजार रुपए कर। इसको से भी मैंने बैलेंस को इसको भी यहाँ पे लेस कर दूं, इंक्रीज कर, इसको भी लेस कर देंगे वो इसको लेस भी। कर दूंगा, माइनस कर दूंगा 10,000 रुपये को, जो बढ़ाया था उसको घटा दूंगा, ताकि मेरा बैलेंस अल्टीमेटली जीरो आ जाए। यहाँ पे जैसे जीरो यहाँ पे आ रहा है हम्म। ना, वैसे ही इधर आ जाएगा, दोनों इक्वल होना चाहिए। समझ पा रहे हैं। हम्म। तो इसको मैं कहाँ किस साइड लिखूंगा, इसको मैं बैलेंस को माइनस साइड में, नेगेटिव साइड में लिख लूंगा, तो इसे नोट कर लीजिए। इसको बनाने का एक और तरीका होता है। किसको। ये जैसे हमको हमको पता नहीं चला ना प्लस माइनस क्या हो रहा है करके ना, तो हमको हाँ। ऐसा ऐसा सिखाया था कि पहले दोनों हाथ इक्वल कर लो, ठीक है। फिर हम्म। अपने अपने हैंड अपने जो हाथ होते हैं ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग मूव करो, और जिसका बैलेंस नहीं दिया है वो हैंड फ्रीज कर लो, और मतलब फिर अगर ऊपर होता है वो जो फ्रीज किया हो तो कुछ नहीं होगा। जो जो फ्रीज देखो ऐसा है ना, निकालने के कई तरीके हैं, पर मैं जो मतलब लॉजिकल मेथड में आपको बता रहा हूँ ना, वो तो चलो ठीक है, आप कह रहे हो हाथों से मूवमेंट से पता चलेगा, हम्म। लेकिन जो एक्चुअल रीजंस है किस कारणवश ये हो रहा है, मैं आपको वो बता रहा हूँ, है ना। हम्म। ठीक है जी। जी सर। आप कर सकते हैं, जैसे आप देखो, आपको ये रिमाइंड होना चाहिए, बस आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, पेपर में आप याद रखना है। तो मैं आपको प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ, एग्जांपल्स के थ्रू आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, एक एग्जांपल पुट कर लो, उसमें आपको बता देंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया नोट। क्वेश्चन दे दूं फिर आपको एक करने के लिए, ये बताइए, एक क्वेश्चन करेंगे आप या नहीं, ये कल करेंगे, दे दीजिए सर, दे दूं। आपकी मर्जी, दे दीजिए। चलिए रुकिए एक सेकेंड। ठीक है। चलिए मैंने आपको क्वेश्चन भेज दिया है, लीजिए। रीना जी, उन्होंने भी ग्रुप लेफ्ट कर दिया क्या, रिया ने, रिया रावत जो है, आपकी भांजी है ना। सब पता नहीं सर, मेरी बात नहीं हुई सर। हाँ वो बता रहे, वो उसमें दिखाया था ना कल, उसमें देखा मैंने। अच्छा। अच्छा चलो, मैं बात करती हूँ सर, हो सकता है। मैंने कोई इशू नहीं, वो तो खैर अपनी इच्छा देखे। हाँ ठीक ठीक है। क्वेश्चन भेज दिया, एक बार करिए इसको। ठीक है।
देखिए एक चीज ध्यान रखिए, क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रखा है ना, एज पर पासबुक। अच्छा ये मतलब पासबुक वाला क्वेश्चन दे दिया क्या? कर लेंगे क्वेश्चन, चलो मैं रुको, मैं दूसरा देता हूँ, सिंपल वाला क्वेश्चन देता हूँ, कैश बुक वाला। ये आप लोगों के लिए थोड़ा, मैंने पढ़ाया नहीं है, कोई नहीं, सॉल्व करना है ये भी कर सकते हैं, पर मैं आपको पहला क्वेश्चन दे देता हूँ, कोई नहीं। ये वाला रहने दीजिए अगर ये कर रहे हैं तो। एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसे करिए। चलिए देखिए, मैंने आपको भेज दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इलिस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है, इसे करिए, उसे रहने दीजिए, उसको हम बाद में देखेंगे। So, 69,600, क्या कह रहे हैं, हेलो? 69,600 आ रहा है पासबुक का बैलेंस। देख लेते हैं, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को, अच्छा ठीक है। देख लीजिए, मैं स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, इसी तरह से कर रहे हैं। ठीक है जी, यही आ रहा है आपका। इस साइड का टोटल ज्यादा है, 8 6 14 64,000 रुपए। नहीं, ये 6,000 वाला कैसे लिख दिया सर वहां पे माइनस में? 6,000 वाला कैसे लिख दिया, ये कह रहे हैं, चेक डिपॉजिटेड, देखो क्या लिखा है हाँ। यहाँ पे,
A check of rupees 6,000 was deposited but not collected by bank. देखो एक कस्टमर है, उसने क्या किया, चेक डिपॉजिट करवा दिया, लेकिन बैंक में हमने प्रेजेंट नहीं किया, यानी कलेक्ट नहीं किया है उसको ना। तो आपने जैसे किसी कस्टमर ने पैसे दे दिया आपको, तो आपने कैश बुक में बैलेंस को बढ़ा दिया होगा 6,000 से, ठीक है। लेकिन पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुई, ये देखिए आपने क्या किया, ये है आपकी कैश बुक। इसी कस्टमर ने आपको पैसे दिए, आपने तो क्या किया, पहले 6,000 से बैलेंस बढ़ा दिया होगा कैश बुक में, ये देखिए 6,000 से बैलेंस बढ़ गया होगा, लेकिन बैंक में उसको प्रेजेंट ही नहीं किया, यानी कलेक्शन का मतलब, नॉट कलेक्टेड का मतलब है कि बैंक में उस चेक को ले ही नहीं गया। तो बैंक में कोई ट्रांजेक्शन होगी, कोई नहीं होगी। तो अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या होगा, हमें जीरो करना है ना, यहाँ पे नील दिखाना है, तो क्या करेंगे, हाँ हाँ ठीक है 6,000 को मैंने माइनस कर सोचा देंगे। कि डिपॉजिट किया तो उसमें ऐड करने के मतलब पैसे जमा किए चेक डिपॉजिट। नहीं, जमा तो उसमें कैश बुक में तो हमने ऐड कर दिया है, लेकिन पासबुक में कोई वो नहीं हुआ ना इसमें। अच्छा 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 ठीक है जी, इसलिए 6,000 को ठीक। हमने यहाँ पे बाकी माइनस में बाकी दिखाया है। बाकी ठीक है, ये 6,000 वाला गलत था, बाकी आपका ठीक है। यही आ रहा है। तो जो डिफरेंस आएगा वो किस साइड आएगा, इस साइड आएगा, कितना आएगा, 57,600 रुपीज। देखो ये बैलेंस जो है एज पर कैश बुक था, तो आपका जो बैलेंस बचेगा वो कैसे होगा, ये बैलेंस कैसा है बताइए मुझे, डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड में आ रहा है ना, डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस, तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका। ये कैश बुक होता तो हमारा जो आता है बैलेंस जो निकलता है वो उसका ठीक अपोजिट होता है, बैलेंस एज पर पासबुक ही हमारा है। तभी तो रिकंसाइल करते हैं, बैलेंस एज पर पासबुक कितना है, 57,600 रुपीज। सर डेबिट हो क्रेडिट ये हो आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। सर? ये आया सबको समझ में, कैसे क्वेश्चन हमने किया है, किस तरह से आपको। पासबुक का जो बैलेंस है डेबिट होगा क्रेडिट होगा ये? आ गया। हाँ जी, हाँ ये याद रखिए। देखो पासबुक का बैलेंस हमारा, देखो पॉजिटिव बैलेंस हमेशा क्या होता है, पासबुक का जो डेबिट बैलेंस, जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होगा वो इसका अपोजिट होता है, यानी इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, क्रेडिट। हाँ इसका डेबिट होगा तो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। और अगर यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस होगा, है ना। जी सर। इसको अगर इस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तो ये देखिए, मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ डेबिट बैलेंस, ये आपका क्रेडिट बैलेंस, ठीक है जी। ये आया समझ में, ये बताइए किसी को डाउट है किसी भी इस ट्रांजेक्शन में, कोई भी नहीं किसी फैक्टर्स में किस कारण से ऐसा पॉजिटिव आया है नेगेटिव आया, मैं करवा चुका हूँ सब, आपको करवाना एक बार। नहीं आ गया सर, आ गया, हो गया। आदित्य आ गया, सर आ गया। जगमोहन, आ गया। जगमोहन को भी आ गया है, ठीक है फिर। आई होप आपको ये आ गए होंगे क्वेश्चंस। तो आपने क्या करना है, आपके पास बुक है अकाउंटेंसी की, तो इस तरह के क्वेश्चंस की 2 से 3 क्वेश्चन आप घर में प्रैक्टिस करिए बैंक रिकंसिलेशन की। जो क्वेश्चन आएगा थोड़ा टफ वाले क्वेश्चन देखिएगा, तो कोशिश मैं भी करूंगा कोई अच्छा क्वेश्चन आपको दूंगा, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस करिए, फिर ये हम नेक्स्ट क्लास में फिर इसको पासबुक एज पर पासबुक देखेंगे फिर। ये तूफान हार्डली एक कंटेंट करके आते हैं। कल की क्लास में इसको खत्म कर देंगे। एक सीए फाउंडेशन का तूफान कंटेंट करके आता है वो, उसमें लेकिन बहुत टफ क्वेश्चंस है। नहीं नहीं, इतने टफ भी नहीं करने यार, हमें तो देखो कॉन्सेप्ट समझना है ना। आपके पेपर में कोई प्रैक्टिकल थोड़ी ना रख पेपर, बस ये है कि हमें इसके कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए कि कौन सी ट्रांजेक्शन होगी तो वहां पेपर में गलत ना हो बस आपके, है ना। वो मैं आपको भेज दूंगा 1-2 क्वेश्चन, आप भी ट्राई कर लीजिए, अपनी बुक होगी आपके पास, जो जो अकाउंटेंसी की बुक है वो देख लीजिएगा, ठीक है। जी सर। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना इनफ है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।